सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एफ आर बी 2.0 जिसमें कि आज हम लोग हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर करेंगे एंड दैट वुड बी मुगल एम्पायर बिकॉज हम मॉडर्न हिस्ट्री पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब आई थिंक काफ़ी लोग मराठा एम्पायर को लेके बोलेंगे सर मराठा का लेक्चर। तो मराठास के जो एंग्लो मराठा वॉर है और कुछ जो कॉम्पोनेंट है वो हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया था तब उसी में लेक्चर में देख लिया था। और जो बाकी की चीज़ें हैं अगर 10 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। माइंड मैप जो है अलग से मराठा एम्पायर का मैं बना के और वो अपलोड कर दूंगा। जो कंपाइलेशन आपके अपलोड होते हैं ना परमार एकेडमी ऐप पे, जो कि आज ही आपका हिस्ट्री का भी अपलोड हो जाएगा पूरा, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो चुका है, वैसे ही आप लोगों का ये भी हिस्ट्री का भी पूरा आज अपलोड हो जाएगा। तो उसी में आपको मराठा एम्पायर मिल जाएगा। तो जो नई चीज़ें हैं वो आप वहाँ से देख लेंगे। बाकी एक चीज़ जो मैंने प्लान करी एंड दैट इज़ कि इसके बाद हम फिज़िक्स स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स का ऐसा मैं करता हूँ कि इकोनॉमिक्स का एक वन शॉट ले लेता हूँ। उससे होगा ये कि भाई क्योंकि देखो यार हमारे वो अभी स्टार्ट होने वाले वन शॉट, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम इकोनॉमिक्स का वही वाला पार्ट कर लें, क्योंकि उससे होगा क्या कि देखो इकोनॉमिक्स का एफआरबी तो मैं पहले भी करवा चुका हूँ पिछली बार भी। अब उसमें क्या है कि टाइम लग जाएगा अगर हम करेंगे, तो इससे बेटर है कि मैं एक ही वीडियो में पूरा आपका इकोनॉमिक्स ख़त्म करवा दूँ। ओके, हम ये कर लेंगे क्योंकि फिज़िक्स का हमने पिछली बार भी एफआरबी नहीं हुआ था, तो फिज़िक्स का पहले कर लेते हैं, ठीक है। देन मुझे पता है स्टैटिक जीके का भी बच रहा है, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। बाकी आपको पता है कि हम लोगों ने करंट अफेयर शॉर्ट भी करना है अभी, ठीक है। और जो परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये करंट अफेयर शॉर्ट पूरा अपलोड किया जा चुका है। जो पूरा कंपाइलेशन है, जो पूरा ई बुक है, वो पूरा वहाँ पर अपलोड किया जा चुका है। वो सारी चीज़ें कल मैंने आपको बताई थी, कैसे क्या हमें करना है, कैसे वो ई बुक यूज़ करना है, कैसे क्विज़ होगी, कैसे लेक्चर्स होंगे, वो सारी चीज़ें हम पहले ही कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर से यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो बस वही है कि सारी चीज़ें हमें फिनिश करनी हैं सो दैट कि हमें अप्रोप्रिएट टाइम भी मिले रिवीजन का। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स के एफआरबी एक एक लेक्चर नहीं करेंगे, एक ही लेक्चर हम पूरा ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर विद बाबर। तो बाबर हमने देखा था जब दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, तो जो लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था इट वाज इब्राहिम लोधी, जिसको 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया। और ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मास लेवल पर अगर गन पाउडर का यूज़ किया किसी ने तो इट वाज बाबर इन दैट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ध्यान रखना बाबर ने तुगलमा फॉर्मेशन का यूज़ किया। इसका पिक्चर अगर आप फाटपन में देखोगे तो बना हुआ है, शायद वो आप समझ ना पा रहे हैं उसको, तो मैं आपको बताता हूँ। तुगलमा ये होता है कि जैसे दुश्मन को यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे, सो दैट कि दुश्मन के पास कोई और चांस नहीं है, बल्कि सीधा वो आके जो इन्वेडिंग आर्मी है उसके अंदर घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ वहाँ से एस्केप कर नहीं सकता। और यहाँ पे हम पूरी अपनी फोर्सेस को तैयार रखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज तुगलमा फॉर्मेशन। एंड डू यू नो जो राइट साइड का जो तुगलमा फॉर्मेशन उसको लीड कर रहा था बाबर का ही बेटा हुमायूं, ठीक। तो अगर बात करें दौलत खान लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का अंकल था, उसने इनवाइट किया था बाबर को यहाँ पर अटैक करने के लिए। ये भी माना जाता है कि राणा सांगा ने भी यहाँ पे इनवाइट किया था। अब इसके पीछे कितनी सत्यता है वो तो खैर साबित नहीं है, लेकिन हाँ माना जाता है कि उन्होंने भी इनवाइट किया था। खैर ये खुद को उज़्बेक डिसेंडेंट बताते थे, ठीक है। उज़्बेकिस्तान से आए थे या फिर मंगोलॉइड डिसेंडेंट बताते थे। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ पातशाह। एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है। दैट इज़ कि जो बाबर है ये जब 12 साल का था तब ये फरगना के थ्रोन पे बैठा था, जो कि अफ़गानिस्तान के पास पड़ता है। फिर हुआ ये था कि जो इसके उज़्बेक्स थे, यानी कि इसके जो इसी के जो हम बोल सकते हैं इसी के ट्राइब के जो लोग थे, उन्होंने इस पर अटैक किया और या फिर एक तरह से इसको वहाँ पे थ्रोन पे बैठने नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको भागना पड़ा वहाँ से। देन ये आके काबुल में बैठा, ठीक है। ये आके 1504 के लगभग ये काबुल में जाके बैठा, ठीक है। 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा, वहाँ से भगाया गया। देन काबुल में आया ये 1504 में 22 साल की उम्र में, ठीक है। देन 1526 में इसने अटैक किया। तो ये इसके 4 इंपॉर्टेंट बैटल हैं जिसको हम ऐसे याद करते हैं। कैसे कि पहले उसने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चंदा लिया और घर चला गया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन बैटल ऑफ खानवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा। और ये सब देखो लाइन से हैं, तो इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है याद करना में। 1526, 27, 28, 29। अब किसको डिफीट किया, क्योंकि सारे बाबर ने जीते। इब्राहिम लोधी को डिफीट किया, राणा सांगा जो मेवाड़ थे, सिसोदिया राजपूत रूलर, उनको हराया,
ठीक है। देन मेदिनी रॉय को हराया बैटल ऑफ चंदेरी में। चंदावर से कंफ्यूज नहीं करना, चंदावर 1194 में होता है, जहाँ पर मोहम्मद गौरी राजा जयचंद को डिफीट करता है, जो कि गढ़वाल राजपूत रूलर हुए, और यहाँ पर ये अफगान्स को हराता है। देन 1530 में अगले साल इसकी डेथ हो जाती है। और इसकी जो कहाँ पर डेथ होती है, पहले इनिशियली तो इसको आगरा में बरी किया जाता है, देन बाद में इसकी जो परमानेंट अभी कब्र है वो काबुल में है। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुके बाबरी, जो कि टर्किश लैंग्वेज में इसने लिखी थी, बट बाद में इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया गया बाई अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के कोर्ट में वन ऑफ दी नवरत्न में से एक था, और ये पेन नेम अंडर बाबर नामा के अंडर में कन्वर्ट किया, यानी कि तुजुके बाबरी लिखी थी बाबर ने, पर्शियन में कन्वर्ट किया, और उस बुक का नाम था बाबर नामा। ठीक है, किसने? अब्दुल रहीम खाने खाना ने, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया भाई मैडम बेवरेज। अब आते हैं हुमायूं पे। जो हुमायूं सबसे बड़ा लड़का था बाबर का, तो 1530 में डेथ हो गई बाबर की, 1530 से 40 के बीच में रहा हुमायूं, देन 1555 से 56 ये एल्डेस्ट सन था। तो बाकी सन कौन थे बाबर के, यानी कि हुमायूं के भाई कामरान, हिंडल और अस्करी। हुमायूं ने दिल्ली वाला जो पार्ट है उस पर रूल करना शुरू किया, और जो कामरान है उसने काबुल और कांधार लीड किया। ठीक है, काबुल और कांधार, के से कामरान, के से काबुल, के से कांधार। ठीक है, बाकी ये दोनों एक तरह से असिस्ट कर रहे थे। फिर छोटी टेरिटरी जैसे कि हिंडल की अगर बात करेंगे तो ये जो गुजरात वाला छोटा सा रीजन है यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक, देन इसके बाद हुमायूं का बैटल होता है विद अफगान्स। शेर शाह सूरी था, ये अफ़गानी रूलर था, ये अभी इसके बारे में भी देखेंगे हम डिटेल में। तो इसके साथ बैटल लड़े इसने चौसा में और कन्नौज में। तो बैटल ऑफ चौसा या बैटल ऑफ कन्नौज बिलीग्राम, दोनों बैटल हुमायूं शेर शाह के बीच में हुए। दोनों बैटल में शेर शाह की जीत हुई और हुमायूं को हराया शेर शाह ने। शेर शाह क्योंकि दोनों बैटल जीत गया, देन इसको हुमायूं को खदेड़ा और यहाँ से इंडिया से भगा दिया। हुमायूं जाके भाग के बैठा कहाँ पे? ईरान में। ईरान में ये सफ़ाविद डायनेस्टी के पास गया। कहाँ पे? सफ़ाविद जो डायनेस्टी है वहाँ पे जाके ये बैठा। ठीक, और जब शेर शाह की डेथ हो गई, जब मर गया वो, तब उसके बाद ही वापस आया। तभी ये जो गैप हमें देखने को मिल रहा है, ये जो 15 साल यहाँ गायब रहा, वो एक्चुअल में इसीलिए गायब रहा क्योंकि शेर शाह ने इसको यहाँ से खदेड़ दिया था। हुमायूं नामा जो इसकी बायोग्राफी है वो गुलबदन बेगम इसकी सिस्टर ने लिखी, और ये ध्यान रखना, वैसे तो आई थिंक आर्किटेक्चर में आएगा, लेकिन जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का जो टूम्ब है, जो कि दिल्ली में स्थित है, जो कि चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, वो बीजा बेगम, ठीक है, या जो हाजी बेगम है, उन्होंने जो है इसको, ठीक है, तो टूम्ब बनवाया था। इसकी जो वाइफ थी बीजा बेगम या हाजी बेगम ने, लेकिन जो इसका बायोग्राफी है वो लिखा था इसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। ठीक, देन ही बिल्ड दीन पना। दीन पना ये दिल्ली में सिटी पड़ती है, और जो उसकी सेकंड कैपिटल भी बनी उसको इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। शेर शाह की डेथ के बाद ही इन्वेडेड ईस्टर्न इंडिया इन 1555 एंड डिफीटेड अफगान्स। यानी शेर शाह कौन था? अफगान था। उसकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद फिर हुमायूं वापस लौटा और उसने अफगानों को यहाँ पे हराया एंड फिर से कैप्चर किया दिल्ली को। इसकी डेथ हो गई 1556 में। 1556 में लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ थी, जो स्टेयर्स थे, उससे गिरने की वजह से, और ये कहाँ पर बरीड है? दिल्ली में, जहाँ पर इसका टूम्ब बना हुआ है। जैसे मैंने बताया, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम किया था हाजी बेगम या बीजा बेगम ने। ठीक है, देन बात करते हैं शेर शाह सूरी की। तो शेर शाह सूरी हसन खान, जो कि एक जागीरदार था सासाराम बिहार का, उसका बेटा था। टाइटल शेर शाह था, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था। ठीक है, बाकी तो ये मैं आपको बता, अभी हम लोग देखा ही अभी हम लोगों ने कि जो बैटल ऑफ कन्नौज है और बैटल ऑफ जो चौसा है, तो चौसा हुआ था 1539 में, और कन्नौज या बिलीग्राम हुआ था 1540 में। दोनों में शेर शाह ने हराया हुमायूं को। ही कॉन्केस्टेड मालवा 1542 में, रायसीन 1543 में, रणथंबोर 1542 में, चित्तौड़ 1544 में, और कलिंजर 1545 में। कलिंजर वॉज हिज लास्ट एक्सपेडिशन, बिकॉज यहीं पर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, कलिंजर में इसकी डेथ हो जाती है जब ये कलिंजर का जो फोर्ट है उसको क्या कर रहा था, कलिंजर के फोर्ट पे चढ़ाई कर रहा था, उसको कैप्चर कर रहा था। फाइनली कैप्चर हो जाता है, लेकिन उसी टाइम पे एक्सीडेंटली इसकी डेथ हो जाती है। किसी ने मारा नहीं होता है, बट मतलब ऐसा होता है कि इसके सोल्जर नहीं, ऐसे मान लो, ठीक है, बॉम्ब टाइप फेंका और वो आके गिर गया उसी के पास में ही। किसके पास? शेर शाह सूरी के पास, जिसकी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा वो इंजर्ड हो गया, और कुछ दिन तक जब तक बैटल चलता रहा
थोड़ा बहुत सर्वाइव किया, इन कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई, बट फाइनली कलिंजर भी इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। इसने जो कॉइन चलाया था दैट वाज रुपया, फिक्स स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स ऑल ओवर द एम्पायर, यानी कि इसने जो वेट्स एंड मेजर्स हैं सबको फिक्स कर दिया था, कितने ही स्टैंडर्ड के वेट्स एंड मेजर्स यूज़ होंगे। इसने GT रोड दैट इज़ ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई फ्रॉम कैलकाटा टू पेशावर। कहीं कहीं पे आपको चिटगांग टू पेशावर भी देखने को मिलेगा, चिटगांग टू काबुल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चिटगांग पड़ता है जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वहाँ पे से लेकर ये पेशावर तक रन होती है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड। ओके, बीच बीच में सराय भी बनवाए थे। सराय क्या होते हैं? शेल्टर फॉर ट्रैवलर्स फॉर रेस्टिंग, यानी कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको रुकने के लिए, उनको ठहरने के लिए भी इतने लंबे रूट में जो बनवाया था उसको सराय बोलते हैं। लैंड वॉज मेजर्ड एंड 1/3 ऑफ द एवरेज वॉज फिक्सड एज लैंड टैक्स, तो लैंड टैक्स 1/3 फिक्स कर दिया गया। द पेजेंट वॉज गिवन पट्टा, टाइटल डीड और कबूलियत दिया गया, डीड ऑफ एग्रीमेंट विच फिक्स द पेजेंट्स राइट्स एंड टैक्सेस, उससे किसानों को उनके अधिकार मिले, प्लस वो रेगुलर बेसिस पे उससे टैक्स भी पे करने पड़े जब से उनको पट्टा और कबूलियत इशू किया गया। अब ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पूरा प्रशासन है शेर शाह सूरी का, इसको अडॉप्ट करता है अकबर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके एडमिनिस्ट्रेशन को किसने अडॉप्ट किया, तो अकबर ने, या फिर अकबर ने किसके एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया, तो शेर शाह सूरी के। तो ज़मींदार उनको रिमूव किया गया एंड टैक्सेस को डायरेक्टली कलेक्ट किया गया, ऐसा शेर शाह सूरी के टाइम पे किया गया। अब होता क्या है कि 1555 में अगर हम देखें, 1555 में वापस आते हैं हमारे, 1556 में डेथ हो जाती है, यानी 1 साल तक ही रहता है। यानी कि अब अगर हम देखें तो 50-50 का मामला है, यानी कि हुमायूं आ चुका है, ही इज़ अ मुगल, वो दिल्ली पे बैठा हुआ है, लेकिन अभी जब 1 ही साल तो हुआ था, उससे पहले तो अफ़गानी कर रहे थे। तो फिर यानी कि अब पावर में मुगल, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अभी काफ़ी टाइम से अफ़गान थे, तो अब यहाँ पर इनके बीच में होता है क्लैश, ठीक। लेकिन अकबर उस समय बहुत छोटा था, 13 साल का। तो ये जो क्लैश होता है, जिसको हम बोलते हैं किस नाम से, जिसको हम जानते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से, यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, 13 साल की जो उम्र में थ्रोन पे बैठा। कैसे? जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556 में, ये अफगान फोर्स को लीड कर रहे थे एक हिंदू रूलर जिनका नाम था हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जब लीड कर रहे थे तो इनके अपोजिशन में जो मुगल था, तो वो अकबर नहीं थे क्योंकि वो 13 साल का था, तो बैरम खान लीड कर रहा था, जो कि संरक्षक था, जो कि मतलब एक तरह से अकबर का संरक्षक था वो, ठीक है। और किसके अंडर में था? पहले हुमायूं के अंडर में हुआ करता था। तो इन दोनों के बीच में एक तरह से बैटल हुआ, यानी अफगान वर्सेस मुगल, और यहाँ जीत हुई मुगल्स की, बैरम खान की यहाँ पर जीत हुई। फाइनली 13 साल की उम्र में अकबर थ्रोन पे बैठा। कहाँ पर? कलनौर जो जगह पड़ती है पंजाब में, वहाँ पर इनका ताजपोशी वगैरह हुआ। टाइटल जो था, अगर बात करें अकबर का जो ओरिजिनल नेम था, इट वॉज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद या अकबर ये ओरिजिनल नेम है, और टाइटल है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो ध्यान रखना है कि बस ये जलालुद्दीन आपको याद करना है, ऐसे पूरा लंबा चौड़ा सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है जलालुद्दीन। जैसे कि बाबर की अगर बात करेंगे तो इसका नाम था ओरिजिनल ज़हीरुद्दीन, और हुमायूं की अगर बात करें तो इसका नाम था मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद। तो मिर्ज़ा ध्यान रखना है इसमें ज़हीर ध्यान रखना है, और इसमें जलालुद्दीन ध्यान रखना है अकबर के केस में, बस, ठीक। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी हमने डिस्कस कर लिया। अकबर ट्राई टू विन ओवर द राजपूत्स वेरेवर पॉसिबल एंड इलेक्टेड द राजपूत किंग्स इनटू द मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एट पार विद द मुगल नोबिलिटी, यानी पूरी इज्जत के साथ जो है राजपूत्स को भी इसने डील किया, सो दैट ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर सके। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हमें वॉर ही लड़नी, अगर पीस से ही काम चल रहा है, अगर किसी का दिल जीत के ही काम चल रहा है, तो फिर वहाँ पर तलवार की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसा अकबर का मानना था। इसने शादी करी हरका बाई या जोधा बाई से, जो कि कछवा प्रिंसेस थी, जो कछवा रूलर थे भारमल, उनकी बेटी थी। कौन? हरका बाई। बट एक राजपूत रूलर हुए जिनका नाम हुआ राणा प्रताप सिंह, उन्होंने अगर हम देखें तो सुप्रीमेसी नहीं एक्सेप्ट करी मुगल्स की, या मुगल की सुजरानिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। राणा प्रताप सिंह कौन थे? जिनको महाराणा प्रताप सिंह के नाम से जानते हैं, ये राणा सांगा के पोते थे, ठीक है। वही राणा सांगा जिनको कि बैटल ऑफ, अगर आपको याद हो, खानवा में किसने हराया था? बाबर ने। और बाबर का पोता कौन है? अकबर। और राणा सांगा के पोते कौन है? महाराणा प्रताप सिंह। तो एक्चुअल में ये सिसोदिया राजपूत रूलर थे, जो कि आमेर वाला रीजन है, ठीक है, मेवाड़ आप बोल सकते हो, जो मेवाड़ का जो रीजन है, मेवाड़ में, वहाँ पे ही रूल कर रहे थे। तो इन्होंने मुगल्स की सुजरानिटी को एक्सेप्ट नहीं किया।
बाद में अभी हम देखेंगे जहांगीर के टाइम पे अमर सिंह ने और अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हो गया था काइंड ऑफ एक हम बोल सकते हैं कोलिशन, नॉट काइंड ऑफ कोलिशन, लेकिन हाँ अमर सिंह ने सुजरेनिटी बाद में एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन काफ़ी हद तक इन लोगों ने रेजिस्ट किया और यहाँ तक कि इन लोगों ने ये भी डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी राजपूत किंग मुस्लिम हराम में, हराम मतलब जो जहाँ पर इस्लाम औरतें रहती हैं, जो भी रूलर होता था मुग़ल रूलर, उस उनकी जो औरतें रहती थी, लड़कियां औरतें, उसको हराम बोला जाता है। तो अगर कोई देगा तो उसके साथ हमारे कोई रिलेशंस नहीं रहेंगे, और इन लोगों ने उसको चीज़ को फॉलो भी किया। ठीक है, खैर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये चाहे राणा सांगा हो चाहे महाराणा प्रताप सिंह कहाँ पे थे, जो मेवाड़ वाला रीजन है वहाँ पे। ठीक, देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है महाराणा प्रताप के बीच में और मुगल्स के बीच में। एक्चुअल में अकबर डायरेक्ट नहीं आता है यहाँ पे, अकबर की फोर्सेज या मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे होते हैं एक हिंदू रूलर ही, जिनका नाम होता है मान सिंह, जो आमेर के रूलर होते हैं, आमेर के एक राजपूत रूलर ही होते हैं। तो यहाँ पर एज सच डिसाइसिव विक्ट्री नहीं है, इसको लेके अभी काफ़ी बवाल भी चला था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था रिगार्डिंग दिस। लेकिन हाँ, एज सच आपको डिस्प्यूट पे नहीं जाना, कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना है। ये ज़्यादातर जगह कंसिडर किया जाता है कि भाई यहाँ पर मुगल्स की एक डिसाइसिव किसी की डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने गिव अप करने से मतलब मना कर दिया और ये जंगल में चले गए। ठीक है, इन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया क्योंकि मुगल्स ने चढ़ाई कर दी थी, इसलिए कहीं कहीं पे इनका डिफीट भी लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप की डिफीट हुई। लेकिन अगेन हमें उस डिस्प्यूट पे नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखना है कि इट वाज नॉट डिसाइसिव, डिड नॉट सबमिट एंड कंटिन्यूड दी स्ट्रगल, यानी कि इन्होंने मतलब हार तो नहीं मानी, ये तो तय बात है, और ये अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखते गए। देन उसके बाद अकबर की अगर बात करें तो इसने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसको हम दीन इलाही के नाम से जानते हैं 1581 में, जो सारे धर्मों का एक तरह से मिक्सचर था, लेकिन ये ज़्यादा चल पाया नहीं। और बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू जिसने कि दीन इलाही को, फर्स्ट एंड दी ओनली हिंदू जिसने कि इसको एक्सेप्ट किया, इस धर्म को, दीन इलाही को। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर पूछे सुलह कुल की पॉलिसी क्या है, तो सुलह कुल की मतलब है कि सभी के साथ सुलह रखेंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। ये भी अकबर की ही पॉलिसी थी, जिसके तहत उसने राजपूत्स को विन ओवर करने की कोशिश करी और उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंट किया। देन फोर्ट की अगर बात करेंगे तो आगरा का फोर्ट, लाहौर का फोर्ट, इलाहाबाद का फोर्ट, ये सब बनवाए गए थे भाई अकबर। ठीक है, और लाहौर जो हुमायूं का जो टूम्ब है दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो वो अकबर ने बिल्ड नहीं करवाया था, वो हाजी बेगम या बीगा बेगम जो उनकी वाइफ थी, दैट इज़ ठीक है, यानी कि हुमायूं की जो वाइफ थी उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था। फतेहपुर सीकरी बिल्ड करवाया और इन दी ऑनर ऑफ शेख सलीम चिश्ती, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं हो रहा था अकबर का, तो सलीम चिश्ती की के पास गया था, जहाँ पे ब्लेस किया था उसने कि ठीक है आपका एक बेटा होगा, और बाद में हुआ। ठीक है, जहांगीर, तो उन्हीं की याद में उन्हीं को ऑनर करने के लिए फतेहपुर सीकरी पूरी नई सिटी इस्टेब्लिश कर दी, किसने, अकबर ने। ये लगभग 1570 के टाइम पे किया गया, और बाद में यहीं पर ही बुलंद दरवाज़ा बनाया 1573 में, जब इनको गुजरात पर विक्ट्री मिली। फॉर टू कमोमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द गुजरात, बुलंद दरवाज़ा बनाया गया फतेहपुर सीकरी 1573 में। 1571 में शिफ्टेड टू सीकरी, कैपिटल शिफ्ट कर ली। 1585 में सीकरी से लाहौर शिफ्ट करी। 1598 में लाहौर से आगरा को कैपिटल को शिफ्ट किया गया। देन अकबर की अगर बात करेंगे इसके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसने सबसे पहली बात तो जजिया को अबॉलिश किया। ठीक है, अब इस पर भी आजकल काफ़ी घमासान मचा हुआ है, जजिया कब अबॉलिश किया और क्यों अबॉलिश किया, वो सारी चीज़ों पे हमें डिस्प्यूट पे नहीं जाना है। आसीरगढ़ का फोर्ट अभी आसीरगढ़ का फोर्ट जो है एक्चुअल में इसका लास्ट एक्सपेडिशन होता है 1601 में, ये पड़ता है खांडेश में। ठीक है, जो खांडेश करके भी हो सकता है आपसे लिख के पूछे कि खांडेश में आसीरगढ़ का जो फोर्ट था वहाँ पर कब चढ़ाई करी, 1601 में, और ये सबसे आखिरी एक्सपेडिशन था अकबर का, क्योंकि जब ये अकबर यहाँ पर आया था, क्योंकि खांडेश यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र वाले रीजन में, तो नॉर्थ में दैट इज़ दिल्ली में जहांगीर ने इसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, तो इसको वापस जाना पड़ा और उसको सप्रेस करना पड़ा उसके रिवोल्ट को, और तब तक इसकी यहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाती है और डेथ हो जाती है 1605 में। और इसको जो बरी किया गया है वो आगरा में इसको दफनाया गया। इसके अगर प्रशासन की बात करें, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1571 में, 1571 में, जिसके तहत मनसबदार्स को अपॉइंट किया गया, जिनको एक मनसब अलॉट की जाती थी, एक रैंक अलॉट की जाती थी, जो कि उनके जट के बेसिस पे होती थी। देखो, जट का मतलब होता है सिपाही, कितने आपके पास सिपाही है उतनी आपकी रैंक होगी। और सवार क्या होता है, सवार का मतलब जितने आपको घुड़सवार रखने हैं आपके पास, तो जो भी आपके पास मनसब है वो आपने कितने सिपाही मेंटेन कर रखे हैं उसके बेसिस पे आपको दी जाएगी मनसब। ठीक है, एंड जो अगर बात करेंगे तो ये जो मनसबदार होते थे, ठीक है, इनको जागीरदार भी बनाया गया, जागीरदारी राइट्स भी दिए गए, यानी कि जैसे कि अगर यू कैन रिकॉल इक्ता सिस्टम,
जैसे कि अगर आप रिकॉल कर सकते हैं अमर नायक सिस्टम, तो वैसे ही ये मनसबदारी सिस्टम जहाँ पे ये पार्ट ऑफ लैंड दे दिया गया, यहाँ पर आपको फोर्स मेंटेन करनी, फौज खड़ी करनी, जेट और सवारों की, जब रूलर को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको देने हैं, ठीक है, वो आपको सब खाना पीना सब कुछ देखना है, और जो भी इस लैंड से आप रेवेन्यू निकालेंगे वो आपका होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, जागीरदारी सिस्टम। तो मनसबदारी ये हो गया जहाँ पर मनसब अलॉट की जा रही, रैंक अलॉट की जा रही ऑन द बेसिस ऑफ जट, और आप उसके जागीरदारी राइट्स, इसको जागीरदारी सिस्टम बोलते हैं। हाईएस्ट रैंक जो पहुंची वो 7,000 पहुंची अकबर के टाइम में अगर बात करें, और ये थी मिर्ज़ा अजीज़ कोका और राजा मान सिंह की। पेमेंट ऑन बेसिस ऑफ कैश, नकदी एंड जागीर, यानी कि नकदी के फॉर्म में पेमेंट होती थी अगर आपका इतना बड़ा पार्ट ऑफ लैंड नहीं, छोटी मनसब है आपकी, क्योंकि मनसब 10 से लेकर 10,000 तक गई, ये 7,000 तक अकबर के टाइम पे पहुंची, देन जहांगीर के टाइम पे हम देखेंगे और ज़्यादा 10,000 तक गई है, ठीक है। तो नकदी जिनका बहुत छोटा है पार्ट ऑफ लैंड, अगर उनका इतना नहीं है, और जागीर अगर आपके पास बहुत पार्ट ऑफ लैंड है तो आप जागीरदारी राइट्स आपको दिए गए। फिर अकबर के कोर्ट में नवरत्न देखने को मिले। नवरत्न नहीं थे, जैसे हमने देखा था अष्ट दिग्गज थे KDR कृष्णदेव राय के कोर्ट में, तो वैसे ही बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, अबुल फजल स्कॉलर एंड स्टेट्समैन थे, अबुल फजल, ठीक है। और अभी देखेंगे इन्होंने लिखी थी अकबरनामा। फैज़ी अबुल फजल के भाई थे, ये भी स्कॉलर थे और वन ऑफ द नवरत्न में एक थे। टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब टोडरमल ने ही यहाँ पर आई थिंक लिखा नहीं है, हाँ लिखा है, टोडरमल ने ही ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसको दासाला सिस्टम बोलते हैं या जब्ती सिस्टम भी बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया था। नाम से ही पता चल रहा है दासाला, 10 साल, 10 साल के बेसिस पे, 10 साल के बेसिस पे मतलब आपका पार्ट आपके पास ज़मीन है, उसका 10 साल का हम देखेंगे कि किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, यानी कितनी उपज हुई है, उसके बेसिस पे उसको हम 4 में से किसी एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर देंगे। पोलाज अगर बहुत फर्टाइल है, परौती अगर 1 से 2 साल तक खाली छोड़ा जाता है उसको, चाचर अगर 3 से 4 साल तक उसको खाली छोड़ा जाता है, और बंजर की मतलब उसमें खेती हो ही नहीं सकती है, बंजर ज़मीन है, तो उसके बेसिस पे आपको कितना रेवेन्यू पे करना होगा वो डिसाइड किया जाता था। और ये किसका ब्रेन चाइल्ड था, ये टोडरमल का ही ब्रेन चाइल्ड था। टोडरमल इसको लेके आया था, जिसको हम दासाला सिस्टम के नाम से जानते हैं। देन फिर अगर बात करेंगे तो भगवान दास, ये मनसबदार थे, ही वॉज द सन ऑफ भारमल, ठीक है। भारमल अगर आपको याद हो वो कछवाहा राजपूत रूलर थे, कछवाहा राजपूत रूलर थे अगर आपको याद हो, जिनकी बेटी के साथ शादी करी अकबर ने। तो भगवान दास उन्हीं के ही बेटे थे, यानी कि एक तरह से साले हो गए अकबर के, ठीक है। मान सिंह, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ भारमल। देन यहाँ पर बात करेंगे अगर तानसेन, तो तानसेन पहले राजा रामचंद्र सिंह जो थे ग्वालियर के राजा, उनके कोर्ट में थे। देन अकबर ने उनको इनवाइट किया और अकबर के कोर्ट में देन ये गए और उनके कोर्ट में एक नवरत्न, मतलब नवरत्नों में से एक हुए। घराना की अगर बात करें तो रीवा या ग्वालियर घराने से बिलोंग करते थे। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम हुआ। टाइटल जो मियाँ का टाइटल है, जिनकी वजह से मियाँ तानसेन बोलते हैं, ये अकबर ने इनको दिया। काफ़ी सारे इन्होंने ध्रुपद कंपोज किए थे इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के लिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछता है कि ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो रबाब या फिर रुद्रवीणा, कोई ऑप्शन में एक होगा आपको, ठीक है। दोनों में से आपको एक टिक करेंगे, रबाब या रुद्रवीणा। देन आते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना पे। ये एक स्टेट्समैन थे, हिंदी पोइट थे। अब्दुल रहीम खाने खाना वही हैं जिन्होंने बाबरनामा को, अगर आपको याद हो तो उसके बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट किया था। और जो हमने स्टार्टिंग में देखा था बैरम खान, याद है आपको बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था, जिसने कि अकबर के बिहाफ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा था। अच्छा 1565 में कौन सा बैटल हुआ था, विजयनगर वाले में हम देखे थे, ज़रा बताइए। तो उसी का बेटा था, ठीक है, उसी का ही अब्दुल रहीम खाने खाना बेटा है। मुल्ला दो प्याजा भी है, ठीक। अब अकबरनामा ये किताब लिखी गई भाई अबुल फजल, ठीक है, जिसमें 3 वॉल्यूम थे। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में बात करता है, एंसेस्टर्स के बारे में, दूसरा उसके रेन के बारे में बात करता है, और तीसरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में बात करता है, जिसको ऐन अकबरी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है, ऐन अकबरी इज़ अ पार्ट ऑफ अकबरनामा, ओके। ऐन अकबरी जो 3rd वॉल्यूम अकबरनामा को, उसको ऐन अकबरी बोलते हैं। प्लस ये भी ध्यान रखना कि अकबर ने एक मकताब खाना खुलवा रखा था। मकताब खाना होता है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, और इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें ट्रांसलेट करी गई। जैसे कि अगर मैं बात करूं, महाभारत को ट्रांसलेट किया गया अंडर द टाइटल रज़्मनामा, और ये किसने किया, फैज़ी ने किया, प्लस अब्दुल कादिर बदौनी ने किया। अब्दुल कादिर बदौनी ने इसको ट्रांसलेट किया। देन अगर बात करेंगे रामायण को, तो इसको किसने ट्रांसलेट किया, अब्दुल कादिर वही बदौनी।
बाकी आपको ध्यान रखना है भगवत गीता इन सबको भी ट्रांसलेट किया गया था, जो बाकी संस्कृत टेक्स्ट है किसमें, ये पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट की बात हो रही है। और ये मकताब खाना ध्यान रखना कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था अकबर ने, ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसको बनाया गया था। चलो भाई, तो क्लियर हो गया। और आसिरगढ़ ये भी हमने पढ़ लिया, सारी चीज़ें क्लियर है, ओके ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट में, यानी कि अब अकबर का बेटा आता है जहांगीर। जहांगीर का जो ओरिजिनल नेम हुआ दैट वाज नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। अकबर का ये बेटा था जंजीर, ठीक है। और ये अभी हमने देखा था जब 1601 में खानदेश में आसिरगढ़ के किले को कैप्चर करने के लिए जब साउथ इंडिया में गया था अकबर, तो उसी टाइम पे इसने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। जंजीर आदिल इसने चेन ऑफ जस्टिस बनवाई कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, चाहिए, तो एक चेन उसने बनाई और उसमें एक बेल लगाया सो दैट कि कोई भी उसको कर सकता है। जैसे नहीं ऑर्डिनेंस हमने पढ़ा था पॉलिटी में, आर्टिकल 123 याद करो, प्रेसिडेंट और किस आर्टिकल के तहत गवर्नर मिला, सॉरी गवर्नर कोई मिला हुआ है, या फिर इसको ऑर्डिनेंस नहीं बल्कि पार्डनिंग से आप रिलेट करो। पार्डनिंग पावर जो आर्टिकल नंबर 72 फॉर दी प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 165 फॉर दी गवर्नर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि लास्ट आपके पास एक ऑप्शन है कि आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जा सकते हो, तो वही एक लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आगरा में लगा हुआ है, आगरा का जो फोर्ट है वहाँ पे। इसने शादी करी पहले तो जगत गोसाई से, जो कि एक राठौर प्रिंसेस थी। देन उसके बाद इसने मेहरुन्निसा से शादी करी, जिसको टाइटल इसने दिया नूर जहाँ का, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। तो मनमती बाई या जगत गोसाई एक ही हैं, ये राठौर प्रिंसेस, इनके साथ शादी करी और बाद में मेहरुन्निसा के साथ शादी करी, जिसको नूर जहाँ का टाइटल दिया। और ये सबसे इसकी लवेबल, सबसे प्रिय वाइफ थी इसकी ये, ठीक है। नूर जहाँ टुक द टाइटल ऑफ बादशाह बेगम का, क्योंकि बाद में हो क्या जाता है कि अब ये है कौन मेहरुन्निसा, तो एक्चुअल में ये एक विडो है शेर अफ़गान की। शेर अफ़गान को हराता है कौन, ये जहांगीर, और उसके ये मतलब बंगाल में रूल कर रहा होता है शेर अफ़गान, उसको हराता है और उसके बाद शादी कर लेता है इससे मेहरुन्निसा से, ठीक है, जिसको नूर जहाँ का टाइटल देता है, जो बाद में खुद बादशाह बेगम का टाइटल ले लेती है। क्योंकि बाद में जहांगीर की बड़ी जल्दी मृत्यु हो जाती है, देख सकते हैं 1627 में। तो उसकी मृत्यु के बाद इनडायरेक्टली एक तरह से नूर जहाँ ही पूरी तरह से कंट्रोल करने लगती है। ब्रिटिशर्स इसके कोर्ट में आए थे, जैसे कि विलियम हॉकिंस आया था इसके कोर्ट में, ठीक है, उसको 400 की मनसब दी थी किसने, जहांगीर ने। देन और लेकिन कोई ट्रेडिंग राइट्स नहीं ले पाया था विलियम हॉकिंस, ठीक है, ये अनसक्सेसफुल रहा था कोई भी ट्रेडिंग राइट्स लेने में। देन और किस शिप से आया था, हेक्टर शिप से आया था ये। सर थॉमस रोक की अगर बात करें तो ये बाद में है 1615 में, और इसको भेजा गया था, ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन, और ही वॉज सक्सेसफुल टू टेक दी trading rights from the Jahangir, granted permission to the English to establish a trading port at Surat, captured अहमदनगर मलिक अम्बे। अब ध्यान रखना जो अहमदनगर है उसको कैप्चर किया और जो एक एबिसिनियन था उसको टेरिटरी ऑफ जो बालाघाट है उसको दे दिया, ठीक है। किल्ड 5th सिख गुरु अर्जन देव, जो सिख गुरु थे 5वें नंबर के, उनको मारा था इसने, किसने, जहांगीर ने। क्यों मारा था, क्योंकि इसका जो रेबेलियस बेटा था जहांगीर का, खुर्रम जिसका नाम था, उसको शरण दे दी थी अर्जुन देव जी ने, इसलिए, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ खुर्रम नहीं हुआ, खुर्रम तो शाहजहाँ था, ये खुसरो होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो खुसरो था जिसका पूरा नाम था खुसरो मिर्ज़ा, ठीक है, इसको शरण दे दी थी। खुर्रम शाहजहाँ का नाम था, खुर्रम दैट इज शाहजहाँ, और महाबत खान, इन दोनों को साउथ इंडिया में जहांगीर ने भेजा था कि वहाँ पे जाओ, ठीक है, और सारी चीज़ें देखो। लेकिन जब ये चीज़ इन लोगों को ये बात खटक रही थी कि किस तरह से इनडायरेक्टली जो नूर जहाँ है वो कंट्रोल कर रही है। एक तरह से आपको हो सकता है लगे कि भाई जहांगीर की वाइफ है नूर जहाँ, ठीक है, और अगर कंट्रोल कर भी रही तो शाहजहाँ को क्या दिक्कत है, उसी की मम्मी तो कंट्रोल कर रही है। एक्चुअल में वो उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी सौतेली मम्मी थी। क्यों सौतेली अम्मी थी, क्योंकि एक्चुअल में शाहजहाँ की जो मदर थी वो ये थी जगत गोसाई, राठौर प्रिंसेस, ठीक है। जो जहांगीर था वो भी खुद, उसकी जो मदर थी वो हिंदू थी, और शाहजहाँ की भी मदर हिंदू ही थी, क्योंकि इनकी मल्टीपल वाइफ्स होती थी रूलर्स की। तो ये जहांगीर की भी जो वाइफ, मतलब जहांगीर की भी जो मम्मी थी दैट इज़ अकबर की जो वाइफ थी मल्टीपल थी, तो हिंदू थी इसकी मदर, और इसकी भी दैट इज़ शाहजहाँ की भी। तो इस वजह से वो नूरजहाँ से एक तरह से उसकी बनती नहीं थी। तो इसी वजह से इन दोनों ने रिवोल्ट कर दिया, खुर्रम ने और महाबत खान ने इसके अगेंस्ट में। देन ये ध्यान रखना तुज़्क़े जहांगीरी इसने लिखी थी पर्शियन में, और इसकी जो कब्र बनी हुई है वो लाहौर में बनी हुई है। देन इसके बाद आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ थ्रोन पे बैठता है यहाँ पे 1628 में, और 1658 तक रहता है। इसकी मदर का नाम जगत गोसाई है। नोन फॉर इज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसीज़, यानी डेक्कन मतलब साउथ की जो पॉलिसीज़ हैं उसके लिए जाना जाता है। इसने दीवाने आम और दीवाने खास
इसने बनवाया। और उसमें पीकॉक थ्रोन भी, जिसको बाद में जब नादिर शाह 1739 1639 में आता है लूट मारने, तो लूट में ही उठा ले जाता है पीकॉक थ्रोन को भी, ठीक है, अलॉन्ग विद जिसमें कोहिनूर हीरा भी होता है। डिफीटेड पोर्चुगीज़ 1632 में पोर्चुगीज़ को हराया, अहमदनगर को एनेक्स किया। अब याद करो, अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले लेक्चर में जब हमने बहमानी सल्तानस के बारे में पढ़ा था तो देखा था कि ये जो बहमानी सल्तानस थे ये 5 किंगडम से बट गए थे, बेरार, बिदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। तो उनमें से अहमदनगर को इसने ऑक्यूपाई किया 1637 में। बीजापुर और गोलकोंडा ने सुजरानिटी एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है मालिक, हमें रूल करने दो, हम आपकी सुजरानिटी को एक्सेप्ट करते हैं। कैप्चर नहीं किया था, ध्यान रखना, ये कैप्चर करने का काम इसका बेटा औरंगजेब करेगा। ट्रैवलर इसके टाइम पे आए थे, निकोलो मनुक्की इटालियन था, फ्रैंकोइस बर्नियर एंड टैवर्नियर ये दोनों फ्रेंच थे। इसने बुक लिखी थी एक, ट्रैवल्स टू ईस्ट इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल्स टू ईस्ट इंडिया। अच्छा, अगर आप बता सके ट्रैवल टू वेस्टर्न वर्ल्ड, ये किस चाइनीज़ ट्रैवलर ने बुक लिखी थी, ये हम देख चुके हैं पहले। ट्रैवल इन इंडिया यहाँ पर, अच्छा ठीक है, लिखा हुआ ट्रैवल इन इंडिया बाई टैवर्नियर, विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, 6 बार भारत कौन आया, तो टैवर्नियर आया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, जो फ्रैंकोइस बर्नियर था, ही वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ दारा शिको। बर्नियर वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ दारा शिको, ये ध्यान रखना है आपको। पीटर मुंडी डिस्क्राइब द फेमाइन दैट अकर ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके जब वो आया था तो यहाँ पर अकाल पड़ा तो उसको डिस्क्राइब किया। नॉन फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्ट्स के प्रमोशन के लिए जाना जाता है। इसने लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई और ताजमहल बनवाया। साथ ही साथ यहाँ पर एक मोती मस्जिद भी ध्यान रखेंगे, जैसे मोती मस्जिद, टोटल आपकी 3 मोती मस्जिद हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगी लाहौर में, एक आपको देखने को मिलेगी आगरा में, और एक आपको मिलेगी देखने को दिल्ली में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, लाहौर में इसको बनवाया था जहांगीर ने, आगरा में जो है इसको बनवाया था शाहजहां ने, और दिल्ली में जो है उसको बनवाया था औरंगज़ेब ने, ठीक है, औरंगज़ेब ने इसको बनवाया था। देन जब इसकी हेल्थ ख़राब होने लगी तो वॉर ऑफ सक्सेशन होता है इसके बेटों के बीच में। सबसे जो बड़ा बेटा था इसका दारा शिको, उसको चाहता था शाहजहां कि वो थ्रोन पे बैठे, लेकिन हुआ क्या, औरंगज़ेब ने क्या किया, दारा शिको की हत्या कर दी। बैटल हुए थे इनके बीच में, वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दारा शिको के साथ धर्मत और सामूगढ़ में बैटल हुआ, धर्मत, सामूगढ़ और देवराई में 1658 में। और जीत किसकी हुई, औरंगज़ेब की जीत हुई, ठीक है, उसको मरवा दिया। और जो बाकी के भाई थे और अलॉन्ग विद शाहजहां, इनको बंदी बना लिया, और शाहजहां की वैसे ही वहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक, किसकी, शाहजहां की, जहाँ पर उसने आगरा में किले में उसको बंद करवा दिया था औरंगज़ेब ने, और वहीं पे उसकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। औरंगज़ेब खुद को क्राउन करता है, ताजपोशी करता है 1658 में। और शाहजहां की बुक ध्यान रखना, बादशाहनामा, या जिसको बादशाहनामा बोलते हैं, इसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा। लेकिन शाहनामा अलग है, वो फिरदौसी ने लिखा, वो महमूद गजनवी जो आया था कब, लगभग 1000 AD के टाइम पे, उस टाइम की वो बात है। और अभी हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लगभग 600 साल आगे अभी हम आ चुके हैं, ठीक है। तो 600 साल पहले लगभग वो बुक लिखी गई थी आपकी। तो ही डाइड इन 1666, बरीड एट ताज, आगरा में इसको बरी किया गया। यानी कि जो ध्यान से अगर आप रिकॉल कर पाएँ तो बाबर कहाँ पर बरी है, काबुल अफ़गानिस्तान में, हुमायूं दिल्ली में, और अकबर आगरा में, और जो अगर बात करें अकबर का जो बेटा है जहांगीर, वो लाहौर में, एंड शाहजहां जो है वो आगरा में, ठीक है। देन आते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन बाद में देखते हैं, पहले औरंगज़ेब के बारे में देखते हैं। तो दारा शिको को हराया, ये हम देख चुके हैं। इसने टाइटल लिया आलमगीर का। कैप्चर किया गुरु तेग बहादुर को, जो कि 9th सिख गुरु थे 1675 में। क्यों कैप्चर किया, क्योंकि ये इस्लाम को एम्ब्रेस करने से मना कर रहे थे, इस्लाम अपनाने से मना कर रहे थे, और जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था कश्मीर पंडितों का, उसका भी विरोध कर रहे थे गुरु तेग बहादुर जी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 23 ईयर्स ऑफ द रूल 1658 to 81 कंसनट्रेटेड ऑन नॉर्थ इंडिया 81 तक, लेकिन उसके बाद ये चला गया साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया में चला गया 81 में। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 81 से 1707 ये वापस आया ही नहीं पाया दिल्ली में। क्यों, क्योंकि इसने पहले तो गया साउथ में, बीजापुर एनेक्स किया, गोलकोंडा एनेक्स किया, क्योंकि इन्होंने तो मुगल्स की सुजरानिटी एक्सेप्ट कर रखी थी, ठीक है। और इसने मुहतासिब अपॉइंट करके रखे थे, रिलीजियस ऑफिसर जो कि होते हैं, जिनका ये काम है होता है देखना कि हर कोई जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फतवाए आलमगीरी इसने लिखा, डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉज, यानी कि मुस्लिम ये लॉज हैं और ये लोगों को, प्रजा को फॉलो करने हैं। इसने जजिया को री इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे वही चीज़ मिसिंग है,
जो कि आपको मराठा में देखने को मिलेगी कि किस तरह से जब ये साउथ इंडिया में आए तो बीजापुर गोलकोंडा तो नेस कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो मराठा एम्पायर था जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी बैठे थे, उन्होंने इसके नाक में दम कर लिया। और वही मेन कारण थे। शिवाजी के जाने के बाद आपको पता है संभाजी महाराज, जिन पे अभी मूवी भी बनी थी है ना, छावा, तो उन्होंने दे इंश्योर्ड कि कभी ये जो इसकी औरंगज़ेब की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट ना हो पाए, औरंगज़ेब यहाँ पर कभी कब्जा ना कर पाए। और औरंगज़ेब वॉज नॉट सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द मराठा एम्पायर, और बेचारा उसी वजह से वहीं पर ही मारा गया, कभी वापस दिल्ली जा नहीं पाया। 1581 छोड़ के आया, साउथ इंडिया में बैठा, और लगभग देख सकते हैं 25 साल तक लगभग ये यहीं पर, और 25 साल तक यहाँ पर जब कोई रूलर रहेगा, कैपिटल से ही दूर रहेगा, सोचो कैपिटल से ही 25 साल तक दूर रहेगा, तो कैपिटल का क्या होगा, उस पूरे एम्पायर का क्या होगा, तो पूरा एम्पायर ध्वस्त होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो जो सब बना के गए थे, इनके बाप दादा आप ऐसे बोल सकते हो, वो बना का बना था, लेकिन अब यहाँ से ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, और फाइनली खट 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 करके विकेट गिरती है इनकी, ठीक है, और पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे तो नहीं, बहुत तेज़ी के साथ जो पूरा ये मुग़ल सल्तनत है पूरी ख़त्म हो जाती है इसी के बाद। और उसका मेन रीज़न ये है औरंगज़ेब। ना तो अगर इसने ये यहाँ पर गलती करी होती, जो पागलपन है उसको बोलेंगे किया होता, और ना ही इतना ज़्यादा ये वीक पड़ता मुग़ल एम्पायर। खैर, डाइड इन 1707 में इसकी मृत्यु हो गई, और ये जो खुलदा बे जगह दौलताबाद में, जिसका नाम अभी संभाजी नगर है, वहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है। और वहीं इसको जिंदा पीर का इसने टाइटल लिया, लिविंग सेंट। ठीक है, पता नहीं किस एंगल से लिविंग सेंट था ये। खैर, तो जजिया इंट्रोड्यूस करिए। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके बेटे ने जो बीबी का मकबरा है, बीबी का मकबरा, इसके बेटे ने बीबी का मकबरा बनाया अपनी अम्मी जान के लिए, दैट इज़ औरंगज़ेब की वाइफ के लिए। और नाम क्या था, मतलब चलो उसका नाम था दिलरास बानो बेगम, जिसके लिए बनवाया गया। और जिसने बनवाया दैट इज़ औरंगज़ेब का बेटा, उसका नाम था प्रिंस आज़म शाह। कब बनवाया? 1660 में, 1660 में इसको बनवाया था। इसको मिनी ताजमहल भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में बना हुआ है। ठीक है, खैर, तो ये हमारा औरंगज़ेब वाला पूरा ख़त्म होता है। अब देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बैक टू बैक विकेट गिरना शुरू होती हैं। ओके, तो यहाँ पर बहादुर शाह 1 आता है। ज़्यादा इनके बारे में जितना लिखा है बस उतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका ओरिजिनल नाम शाह आलम 1 होता है। जानदार शाह आता है, जजिया अबॉलिश करता है, ये किंग बनता है जुल्फ़िकार खान के हेल्प से। देन बिकम किंग हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। ये कौन? फारूक सियार। जानदार शाह जाते हैं, देख रहे हो, 1 साल तक रूल, इनका 5 साल तक रूल, फिर इनका 1 साल तक रूल, फिर इनका 6 साल तक रूल। ये सैयद ब्रदर की मदद से, सैयद ब्रदर किंग मेकर होते हैं ये। अब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है कहाँ पर? मुग़ल कोर्ट में, और ये जिसको चाहते हैं वो अब राजा बनता है। तो फारूक सियार को चाहे, सैयद ब्रदर किल्ड हिम विद द हेल्प ऑफ मराठास। तो सैयद ब्रदर्स ने क्या किया? सैयद ब्रदर्स ने इसको भी मरवा डाला, फारूक सियार को, मतलब इसको थ्रोन पे बिठाया और इसी को मरवा डाला। देन फिर किसको बिठाया थ्रोन पे? मोहम्मद शाह। क्यों? क्योंकि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हटा देंगे तुम्हें। इट इज़ लाइक कि देखो भैया, तुमको हम इस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, राज्यपाल, और अगर तुम हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे तो फिर तुमको हटा देंगे। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ दैट, लाइक ओनली। ठीक है, तो फिर मोहम्मद शाह आता है अपना। और फारूक सियार ने ध्यान रखना, इसी ने 1717 में 1717 में गोल्डन फरमान इशू करके राइट्स दिए थे ब्रिटिशर्स को कि आप बिना टैक्स के ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ तक कि दस्तक जो पासेस होते हैं उनको इशू करने की पावर भी फारूक सियार ने ब्रिटिशर्स को दे दी। यही गोल्डन फरमान आगे जो है झगड़े की जड़ बनता है 1757 में। यही बनता है मेन रूट कॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध होता है, जिसकी वजह से, क्योंकि सिराजुद्दौला बोलता है कि जो गोल्डन फरमान इशू हुआ तो मुगल्स ने किया था, और हम तब मुगल्स के अंडर में थे, लेकिन अब हम मुगल्स के अंडर में नहीं है, हम अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो ये सब नहीं चलेगा। देन उसी की वजह से वो सब हम पहली मॉडर्न हिस्ट्री में देख चुके हैं। ठीक है, 6 साल तक रहता है। देन आता है मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो होता है, ये जान जाता है कि सैयद ब्रदर से हमको बिठाया है, जिस तरह फारूक सियार को बिठाया था, मरवा डाला, हमको बिठाया, हमको ही मरवा डालेंगे, तो इसने सैयद ब्रदर्स को ही मरवा डाला। ठीक है, सबसे पहले तो इसको रंगीला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सब रंगीली हरकतें इसकी हुआ करती थी काफ़ी। ठीक है, और इसी के टाइम पे नादिर शाह ने अटैक किया था, प्लंडर किया था, लूट किया था 1739 में, 1739 में। इंपॉर्टेंट, और इसके बाद जो आते गए, जैसे आप देखो यहाँ पर 1748 तक ये रहा। ठीक है, रंगीला अपना, रंगीला के बाद अहमद शाह, देन आलमगीर द सेकेंड, देन आपका ये आता है शाह आलम द सेकेंड। शाह आलम द सेकेंड के टाइम पे अगर आपको याद हो, बैटल ऑफ
बक्सर हुआ था, याद है आपको, बैटल ऑफ बक्सर। देन अकबर सेकंड आता है। देन बहादुर शाह दी सेकंड या बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल रूलर। हमने पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 का जो युद्ध बैटल हुआ था, ठीक है, उसमें बहादुर शाह टू को क्या किया गया था, कैप्चर किया गया था और इनको रंगून, बर्मा में जो रंगून जेल है वहाँ पर इनको भेज दिया गया था। चलो ठीक है, अब आराम से वहीं पे मरो अपना जाके, और यहीं से पूरा मुग़ल सल्तनत ख़त्म हो जाती। ही वॉज दी लास्ट रूलर, बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह दी सेकंड। क्लियर। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुए जैसे कि मीर समन रॉयल हाउस होल्ड का इंचार्ज था, मीर बख्शी ये मिलिट्री अपॉइंटमेंट देखता था, दीवान रेवेन्यू देखता था, फौजदार लॉ एंड ऑर्डर देखता था, अमल गुजार ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्टिंग दी लैंड, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, सदर ये जुडिशियल अफेयर्स को मैनेज करते थे, शिकदर आपके पुलिस चीफ हुआ करते थे परगना लेवल पे, और जो आमीन होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। देन अगर बात करेंगे सूबा, जो पूरी प्रोविंस होती है उसको सूबा के नाम से जाना जाता था। देन डिस्ट्रिक्ट को सरकार के नाम से, और यहाँ पर फौजदार और अमल गुजार होते थे एज रेवेन्यू कलेक्टर। परगना होता था तालुका लेवल पे जहाँ सिकदर कानूनगो होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और ग्राम होता था उससे नीचे जहाँ पर मुकद्दम अपॉइंट करके रखे गए थे, जो विलेज हेडमैन होता था जिसको कि मुकद्दम के नाम से जानते थे। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है पूरा जो मुग़ल एम्पायर है। और अब आपको क्या करना है, ये पूरा जो आपका PDF है लेक्चर का, ये परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरा जो कंपाइलेशन है वो परमार एकेडमी ऐप पे मिल जाएगा हिस्ट्री का भी आज। एंड कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपने लिटिल बॉय में लेवल 1 और लेवल 2 में कितना स्कोर किया, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है, पहले बताया, तो आप लेवल 2 को स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ लेवल 1 को ही लगाइए। अगर आपके पास टाइम कंस्टेंट रहता है तो लेवल 2 स्किप भी कर सकते हैं, लेवल 1 ही लगाइए फिर, ओके। देन यहाँ पर हमारा पूरा हिस्ट्री भी ख़त्म होता है। एंड नाउ वी शैल स्टार्ट फिजिक्स, ओके। बाकी इकोनॉमिक्स हम पूरा एक ही लेक्चर में करेंगे, काइंड ऑफ वो शॉर्ट टाइप हो लेक्चर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।